नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 104 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 104 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा परिवर्तन लाया गया। तो भाई, भारत का जो संविधान है और भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन लाया गया था, उसमें परिवर्तन लाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था, इसी के तहत जो भारत देश की जो प्रस्तावना है उसमें परिवर्तन लाया गया। अच्छा, परिवर्तन का क्या लाया गया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावना में जो आपका परिवर्तन लाया गया था उसमें ये बोला गया था कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अच्छा, वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे? तो वो थे आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रस्तावना में पहले कौन से शब्द नहीं थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द भारत देश की जो प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का परिचय किसे कहा जाता है। तो संविधान का जो परिचय है वो भी आपका प्रियम्बल या प्रस्तावना को ही कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है। और लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि इस प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तावना की बात करें, यहाँ पर कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। देखिए, आपका जो पेपर है वो बहुत क्लोज है और इसीलिए अगर आप भी इस पेपर की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं तो हमारे इस नंबर पे हैंड रिटन नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप दिन बहुत कम है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे पटवारी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए तो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि भारत देश की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के जस्टिस की, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो उसमें 3 प्रकार के जस्टिस की, 3 प्रकार का न्याय की बात की गई। अब आप बोलेंगे वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं। तो वो है आपका सोशल जस्टिस, जिसको हिंदी भाषा में सामाजिक न्याय कहेंगे। दूसरा है आपका आर्थिक न्याय, जिसको कहेंगे आपका इकोनॉमिकल जस्टिस। और तीसरा है आपका राजनीतिक न्याय, आपका पॉलिटिकल जस्टिस। तो भारत देश की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार की न्याय की, 3 प्रकार की जस्टिस की बात की गई है। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो आपका प्रस्तावना को संविधान का अंग किस मामले के द्वारा बनाया गया। तो भारतीय संविधान का अंग जो प्रस्तावना को बनाया गया था वो केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य। तो याद रखना है, केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य के द्वारा जो आपकी प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का अंग बनाया जाता है। और ये कब का मामला है? केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य, ये आपका 1973 का मामला है। थोड़ा मैं फास्ट बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि अब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो बिल्कुल सर पे है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि जो भारतीय संविधान है वो प्रस्तावना में कैसा दर्शाया गया है। तो वो आपका लचीला और कठोर दोनों प्रकार का दर्शाया गया है। ये बात भी आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो भारत देश की जो उद्देशिका है उसको आपका पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसके द्वारा कहा गया था, राजनीतिक जन्मपत्री किसके द्वारा कहा गया था। तो उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री जो कहा गया था ये संज्ञा के.एम. मुंशी साहब के द्वारा दी गई थी। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखो कितना बेहतर क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वनों को किस सूची में शामिल किया गया है। तो अगर बात करें आपका फॉरेस्ट इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आपका कौन सा है। तो वो है आपकी कौन सी सूची है, आपको ध्यान से सुननी है। तो ये है आपकी मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। तो आपका जो वनों को जो है वो मेरे साथ ही समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। पहले जो आपके वन होते थे वो राज्य सूची में होते थे, लेकिन अब इनको जो है वो समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अब आप बोलेंगे सर समवर्ती में किया है और कब ये किया। तो जो आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसी के तहत इनको जो आपके वन थे उनको अब समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। समवर्ती 3 प्रकार की सूची है। भारत का जो संविधान है वो जो भारतीय संविधान की जो
जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की लिस्ट की बात की गई है, आपके स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। बोले तो राज्य सूची, संघ सूची और मेरे साथ ही समवर्ती सूची, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों की, तो आपका जो समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है। आप टीजीटी का पेपर देने जाओगे तो बेसिक क्वेश्चन भी कुछ हो सकते हैं कि जो आपका राज्य सूची है उसके लिए कानून कौन बनाता है, तो राज्य सूची के लिए कानून बनाएगा राज्य सरकार, और जो संघ सूची है आपकी यूनियन लिस्ट है, इसके लिए केंद्र बनाए जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगा, और जो आपकी समवर्ती सूची है इसके लिए जो कानून बनाने का जो काम करेगा वो आपकी कौन सी सरकार करेगी, राज्य और संघ दोनों करेगी। तो वन आपने देखा होगा इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, आपका इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ में आपका हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो मतलब इसमें दोनों ही है, मतलब केंद्र भी है और आपका राज्य भी है। तो ये दोनों बातें आपने समझनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक तो वन हो गया, ये भी आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। वन के अलावा आपका शिक्षा, एजुकेशन में देखा है एचपी बोस भी है, सीबीएसई भी है, आपका केंद्रीय विद्यालय भी है। तो शिक्षा ये भी आपका समवर्ती सूची का ही कंसेप्ट है। आपका बिजली, बिजली भी आपका दोनों ही में ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची की मैं बात करता हूँ तो समवर्ती सूची के अलावा आपका इसमें कितने विषय है, तो समवर्ती सूची में पहले थे 47 विषय, लेकिन आज की डेट में इसमें 52 सब्जेक्ट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले कितने विषय थे, तो पहले 47 थे, अब कितने हो चुके, 52 हो चुके। और अगर कल मैराथन आनी चाहिए टीजीटी के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे जय शिरगुल महाराज, और उसके नीचे लिखे कि ज़रूर आनी चाहिए सर। जो मैराथन कम से कम 1 घंटे की आपके लिए रहने वाली है, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी अच्छे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम के लिए रहने वाले, उन सबको मैं आपके बीच कवर कर पाऊँ। अच्छा साथियों, एक क्वेश्चन और है कि आप बोलेंगे कि सर राज्य सूची में क्या क्या आता है, तो राज्य सूची में जैसे आपका पुलिस, आपका कृषि, आपका जन स्वास्थ्य, आपका जेल, ठीक है। तो इस सारा का सारा आपका कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृषि देखो, कृषि हर राज्य की अपनी अलग अलग है, ये राज्य में आता है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, ये सब राज्य के अंतर्गत आ रहा है। अब आपका यूनियन में केंद्र के पास क्या क्या शक्ति है। अच्छा एक बात और, राज्य सूची में कितने विषय है, आपके दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। तो राज्य सूची में जो अब पहले विषय थे वो 66 थे, लेकिन अब जो है ये 61 के आसपास रह गए हैं, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। साथियों आपका जो संघ सूची है इसमें क्या क्या आता है, तो संघ सूची में आपका रेलवे आता है, आपका जनगणना आती है, आप सेंसस इसको बोल सकते हैं, डाक है, आपका विदेशी मामले है, रक्षा है, ये सब किस में आता है, आपका संघ सूची में आता है। किस में आता है साथियों, आपका संघ सूची में आता है। संघ सूची आपको ज़रूर याद रखनी है, तो आपका ये ज़रूर आप याद रखें कि आपका डाक है, आपका रेलवे है, आपका वायुयान है, आपके विदेशी मामले। आपने देखा तो नहीं होगा कभी कि हिमाचल ने की विदेशी मामलों के बारे में बात, हिमाचल में हुई जनगणना, ये तो सिर्फ भारत में होती है ना, ये आपका केंद्र करवाता है ना। आपने ये भी नहीं सुना होगा हिमाचल रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड जरूर होता है। तो ये सारे जो है आपके संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये, और इसमें जो वर्तमान में जो संघ सूची में है वो आपके पहले 97 थे और प्रेजेंट टाइम में 100 विषय हो चुके हैं। तो ये सारी बातें आपको ज़रूर याद रखनी है, परीक्षाओं में कुछ भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था। तो भारतीय राज्यों को आपका किस वर्ष भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, तो ये 1956 की बात है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था, जिसको हम क्या बोलेंगे, SRA आप बोल लीजिए, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था उसी के तहत जो है इसके जो हेड थे वो कौन थे, फजल अली। तो उनके द्वारा जो है यहाँ पे भाषाई आधार पर जो है वो किस वर्ष राज्यों को पुनर्गठित किया गया, तो ये 1956 के आसपास पुनर्गठित किया गया था। साथियों क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य 1953 में बना था, आंध्र प्रदेश। ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और ये जो आपका जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 था, जब ये यहाँ पे जो है वो तहत इसको किया गया था, भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो उस समय भारत में कितने राज्य थे, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आता है। तो ये था आपका उस समय थे भाई 14 राज्य और आपके 6 यूटी। ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है कि जब राज्य भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 के तहत किया गया तो भारत में 14 राज्य थे और 6 क्या थे, आपके यूनियन टेरिटरी। सारी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड हाउ मैनी फ्रीडम्स। भाई जो आपका भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है
उसके तहत कितनी स्वतंत्रता दी गई है। तो वर्तमान की बात कर रहा है, तो भाई भारतीय जो आर्टिकल नंबर 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अब आप बोलेंगे कि 6 प्रकार के फ्रीडम की बात की गई है, तो कैसे कैसे की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं 19 के ए की। 19 के ए में है आपके बोलने की स्वतंत्रता, कि आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति दे सकते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि 19 के ए में क्या बोला गया है, तो बोलने की स्वतंत्रता भूली गई है। फिर क्वेश्चन ये भी बोला जा सकता है कि 19 के 2 में क्या बोला है। 19 के 1 में तो हमने समझ लिया, लेकिन 19 के 2 में क्या बोला है। तो अगर आप बोल सकते हैं तो एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता भी संविधान में दी गई है। उसी प्रकार 19 के 3 में क्या है, तो 19 के 3 में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कि अगर जब आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं तो आप इकट्ठा होकर 3 में बोल दिया कि आप संगठन भी बना सकते हैं। अब जब आप संगठन बना सकते हैं तो चौथे में बोला कि अंदर आने जाने की स्वतंत्रता। आप हिमाचल से जा रहे हो पंजाब, पंजाब से जा रहे हो दिल्ली, दिल्ली से जा रहे हो गोवा, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये 19 के 4 में बोला है कि अंदर आने जाने की स्वतंत्रता सभी को देश के अंदर दी जाएगी। फिर जब आप अंदर आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो 19 के 5 में बोला कि आप निवास भी कर सकते हैं। तो 19 के 5 में निवास करने की बात की गई। और फिर है 19 का 6। 19 के 6 में बोला संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो 19 के 6 में बोला संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, लेकिन भैया इसको अब हटा दिया गया है। और इसको हटाकर जो राइट टू प्रॉपर्टी है, आप हिमाचल में उत्तराखंड के लोग आके या किसी अन्य स्टेट के लोग आके ज़मीन नहीं खरीद सकते, ये स्वतंत्रता अब हटा दी गई है। तो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता किस में होती थी, 19 के 6 में होती थी, जिसको अब हटा दिया गया है। लेकिन भाई अब एक जो 7वीं थी वो है आपकी व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो एक हटा दी गई जो होती थी, जिसको बोलते हैं संपत्ति अर्जित करने की, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर अब 300 के 1 में डाल दिया गया है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमने पढ़ी थी। तो 7वीं है आपकी व्यापार करने की स्वतंत्रता, 6ठी हमने डिलीट कर दी। पहली है, मैं 6 की 6 बताता हूँ, बोलने की स्वतंत्रता। जब बोल सकते हैं तो 19 के 2 में इकट्ठे होने की, एक जगह इकट्ठा भी हो सकता है, इकट्ठा हो सकते हैं। तो 19 के 3 में बोला कि संगठन भी बना सकते हैं। देन उसके बाद 19 के 4 में ये बोला कि अंदर आने जाने की स्वतंत्रता भी हमारे पास है। फिर उसके बाद 19 के 5 में बोला कि अगर हम एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं तो निवास करने की स्वतंत्रता भी है। और 19 के 6 में जो संपत्ति थी उसको हटाकर 300 के 1 में लीगल राइट बना दिया गया है। और आपका 19 के 7 में क्या था, व्यापार करने की स्वतंत्रता थी। साथियों, मौलिक अधिकार, अगर मैं बात करता हूँ मौलिक अधिकारों की, आपका जो ये जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है वो 19 से 22 के बीच में आता है। 19 से 22 के बीच में आपका राइट टू फ्रीडम आता है। लेकिन अगर पूरे मौलिक अधिकारों की बात करें तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 सभी मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी क्वेश्चन को डिटेल से लेके चलिए, बहुत कुछ यहाँ से सीखने वाले हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो अगर बात करें भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री ना तो जवाहरलाल नेहरू थे, ना गुलजारी लाल नंदा थे, ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये बात तो साथियों आपको ज़रूर याद रखनी है कि क्वेश्चन नन ऑफ दीज में भी फंसा हो सकता है। तो जी बिल्कुल इसका नन ऑफ दीज है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, विदित होगा, याद होगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है वो आपके कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ये बात भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है इस परीक्षा के लिए। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री तो थे, लेकिन इनको जो सरदार की जो उपाधि है वो कब मिली थी, किस सत्याग्रह के दौरान मिली थी। तो इनको जो सरदार की उपाधि है वो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था आपका 1928 में, उस समय बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, ये तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो भी आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। बहुत दफ़ा परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। अब आप बोलते कि हमको तो पता ही नहीं है स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, तो ये आपके जनरल करियप्पा। कौन थे आपके, जनरल करियप्पा। तो जनरल करियप्पा आपके स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभार पेपर में आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो वो थे आपका जनरल मानिक शाह। जनरल मानिक शाह क्या थे, आपके प्रथम फील्ड मार्शल थे। और अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ की, तो वो थे जनरल करियप्पा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो भारत है, भारत के
केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री। जो भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसे इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री शुरू में ही नाराज हो गए, तो उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसे क्वेश्चन भी कुछ याद रखने पड़ेंगे, बेसिक क्वेश्चन है ये, और फिर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे फिर आप बोलेंगे हमको तो बताया नहीं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको याद रखना है, ये क्या थे, ये आपके ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि आपका स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। तो स्टालिन एक पुरस्कार है, उसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे आपका सैफुद्दीन किचलू। याद रखना है कि स्टालिन पुरस्कार किसको मिला था, तो सैफुद्दीन किचलू साहब को मिला था। एक क्वेश्चन और आता है कि आप ये बताइए कि आपका भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक। तो पहले वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार भारत में मिला था तो उनका नाम था सीवी रमन। किस क्षेत्र में मिला था, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पेपर में आएगा, अब आप बोलेंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन आएगा जो पेपर में हमको परेशान करेगा, तो है आपका भारत का जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे आपके जाकिर हुसैन। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका कि आपके जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पेपर में आने वाले हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश दुनिया का, तो वो आपका चीन है। और अगर बात करें आपका ऐसा संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा थी उसकी जो प्रथम महिला महासभापति थी वो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बुआ थी। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है इंपॉर्टेंट तरीके से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रपति एक विधेयक को कितने समय के लिए पॉकेट वीटो में रख सकता है। तो वो रख सकता है भाई अनिश्चित काल के लिए, मतलब कि वो और निश्चितकालीन समय के लिए, मतलब उसका कोई समय नहीं है, ठीक है। और पहली बार जो ये पॉकेट वीटो का जो प्रयोग भारत में किया था वो किस प्रधानमंत्री के द्वारा, किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो साथियों, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि अनिश्चितकालीन समय के लिए जो आपका ध्यान से सुनिए कि अनिश्चितकालीन समय के लिए ये आपका वीटो का प्रयोग कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो ज्ञानी जैल सिंह है उनके द्वारा सर्वप्रथम ये वीटो का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिए कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे। तो वो थे आपके ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था। अच्छा, कब इन्होंने किया था, किसके खिलाफ किया था। तो 1986 में एक भारतीय डाक अधिनियम इन्होंने रोका था। तो भारतीय डाक अधिनियम के खिलाफ इन्होंने पॉकेट वीटो का यहाँ पे प्रयोग किया था, जो कि अनिश्चित काल के लिए ये आपका जो ये वीटो जो ला सकता है, पॉकेट वीटो रख सकता है भारत का राष्ट्रपति। अच्छा, भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, संथाल जनजाति से है। कुछ बेसिक क्वेश्चन ज़रूर पढ़ते हुए जाना है। लेकिन साथियों, क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो कि निर्दलीय लड़े, पहली बार निर्दलीय लड़े और निर्दलीय जीते। तो वो है आपका वराहगिरी वेंकट गिरी, तो जिनको वीवी गिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो वराहगिरी वेंकट गिरी का शासनकाल था आपका 1969 से 1974, और ये जो है वो चुनाव जो जीते वो निर्दलीय जीते। अच्छा, एक क्वेश्चन और पेपर में आता है कि जो भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए, बोले उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। और ये नीलम संजीव रेड्डी की बात करें, लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये आपका कब से कब तक बने, तो 1977 से आपका 1982 तक। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके ऐसे कौन से व्यक्ति है जो कि पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, तो वो आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे। लेकिन भारत की एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, माफ़ी चाहूँगा, ऐसे कौन से तो पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, लेकिन भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, तो वो आपके प्रणब मुखर्जी थे। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में साथियों पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद रखें, यहाँ से आपके नंबर बनने वाले हैं। चलो इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं कि लोकसभा संसद का डैश है।
तो लोकसभा संसद का क्या है? तो लोकसभा संसद का एक निचला सदन है, क्योंकि लोकसभा की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। तो ऐसा सदन संसद का जिसको कभी भी भंग किया जा सकता है वो आपका कौन सा है? लोकसभा है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि अगर निम्न सदन है आपका, निचला सदन लोकसभा है, तो फिर ऊपरी सदन कौन सा है? तो ऊपरी सदन फिर आपका रह गया राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा संसद के तो दो ही सदन हैं, एक राज्यसभा है और दूसरा कौन सा है आपका? एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। और दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट, राज्यसभा को निचला कहेंगे और राज्यसभा को ऊपरी कहेंगे और राज्यसभा को निचला कहेंगे, लोकसभा को निचला कहेंगे, क्योंकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। स्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो स्थायी सदन संसद का आपका राज्यसभा को ही कहा जाता है, ये भी जरूर याद रखिए। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 30, मतलब कि वो कितने वर्ष के व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है? 30 वर्ष। और जो लोकसभा का है वो आपका 25 वर्ष में चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि जो राज्यसभा का सदस्य है वो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 6 वर्षों के लिए। और आपका लोकसभा का आपका 5 वर्षों के लिए। तो बहुत ज़्यादा है वैसे तो, लेकिन यहाँ से इतना ही पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि आपका जो राज्यसभा इनमें से कौन से विधेयक को प्रारंभ नहीं कर सकती? तो भैया देखो, साधारण विधेयक को भी कर सकती है, मौलिक विधेयक को भी कर सकती है, संवैधानिक सुधार विधेयक को भी कर सकती है। तो यहाँ तो है ही नहीं कुछ, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन तीनों को तो कर सकती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो याद रखना है, मौलिक विधेयक, साधारण विधेयक, संवैधानिक सुधार विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, फंडामेंटल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन सबको लागू कर सकती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जोश, नई उम्मीद के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव।